अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियलिटी बाइट्स विद डॉक्टर रफ़ीक सादात में आपके सामने हाज़िर हैं। आज एक बड़े ही जिसे कहते हैं कि अफ़सोसनाक इश्यू के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो दुनिया के जो 2 सबसे मशहूर हुक्मरान रहे हैं जिनको द ग्रेट का नाम दिया गया, उनमें से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट था, सिकंदर आज़म जिसे कहते थे, और दूसरा अकबर द ग्रेट था, जिसे अकबर ए आज़म कहते थे, जो मुगल बादशाह थे। तो ये जो दोनों बादशाह थे, ये इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि ये दोनों जब भी कोई भी काम कुछ भी करते थे, तो ये हमेशा मशवरा जो है, वो अपने उस्ताद से लेते थे और उनको जो उनके उस्ताद जो मशवरा देते थे, उनके साथ मशवरा करके वो काम करते थे। इसी वजह से वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हुक्मरानों में से एक रहे हैं। और अलेक्जेंडर ने तो इस हद तक कहा है कि जी मेरे अ, माँ-बाप से ज़्यादा मुझे मेरे उस्ताद जो है वो प्यारे हैं, क्योंकि मेरे माँ-बाप जो है वो मुझे पैदा करके आसमान से ज़मीन तक लाए और फिर मेरे उस्ताद जो है वो मुझे ज़मीन से आसमान तक लेके गया। तो अभी बलूचिस्तान में जो है आजकल उसी उस्ताद का और उसी तालिब इल्म का जो रोल है, वो एक बड़े क्राइसिस में है। और उसकी वजह जो है वो मैं आपको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि कुछ अरसा पहले ऐसे हुआ कि एक लड़का था जो एक जिसे कहते हैं कि तंज़ीम में दहशतगर्द तंज़ीम में मुलविस था। तो वो लड़का जब वो मारा गया, तो उसके मारने के बाद फिर ये बात सामने आई कि जी ये लड़का जो है, ये लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। सुफियान उस लड़के का ग़ालिबन नाम था। और उसके बाद फिर एक जो है डिबेट शुरू हो गई, और वो डिबेट इसी बात पे थी कि जी ये पढ़े-लिखे बलोच हैं, ये लोग जा रहे हैं हमारे इधर आके पढ़ते हैं और यहाँ से फिर ये लोग जाते हैं पहाड़ों पे। और वो क्वेश्चन करना शुरू हो गए कि आया जो बलोच स्टूडेंट हैं, उनको पंजाब की या पाकिस्तान की बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमें आने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो ये डिबेट चल रहा था कि जी हमारे रिसोर्सेज़ के ऊपर ये करके फिर जाके हमारे ही खिलाफ ये लोग लड़ते हैं, हमारे ही लोगों को ये जो है मार देते हैं। तो अभी ये डिबेट जब चल ही रही थी, तो इसी डिबेट के असना में काफ़ी लोगों के मैंने खुद पर्सनली एक्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी ऐसी वीडियोज़ देखे, ऐसे वो देखे, जहाँ पे लोग ये कमेंट कर रहे थे और वो जो बलूच स्टूडेंट की एजुकेशन थी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क को डालने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक जो है उस्मान नामी शख्स जो है, उसके एक एतराफ़ी वीडियो जो है वो सामने आई, जिसमें वो एतराफ़ करता है कि जी, मैं एक सहूलतकार था और मैंने जो है काफ़ी क्वेटा के अंदर जो है, जो दहशतगर्द वाक़यात दहशतगर्दी के हुए, उनमें मैंने सहूलतकारी बख्शी है या मैंने कोई और मदद उसमें की है। तो वो जब चीज़ सामने आ गई, तो उसके बाद फिर लोगों ने एक चीज़ करना शुरू कर दी। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्टिफ़ाई करना शुरू हो गए। ऑब्जेक्टिफ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि जी एक उस्मान नामी शख्स था, वो इस तरह जो है वो सहूलतकार था। वो कहते हैं जी एक उस्ताद, एक पीएचडी होल्डर और एक जो सरकारी नौकर था, जिसके घर वाले भी सरकारी नौकर थे, सारे वो थे। तो वो इस तरह जो है ना, वो स्टीरियोटाइपिंग और तोहमत पसंदी और वो उस्मान के ऊपर नहीं बेसिकली लगा रहे। वो जो है एक पूरी कम्युनिटी, जिसे हम टीचर कम्युनिटी कहते हैं बलूचिस्तान की, वो उसके ऊपर लगा रहे हैं। और मैं उसी टीचर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं पिछले 18 सालों से जो है, मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो पास आउट होके वो एमपीए भी बने हैं इसी सूबे के अंदर। उसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे बैंक में भी हैं, बाकी इदारों में भी हैं। मेरे ही स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने पीसीएस भी किया है, सीएसएस भी किया है, और मैं तो फिर भी इतना मेरा बड़ा रोल नहीं होगा। हमारे यहाँ पे इस तरीके के लोग भरे पड़े हैं। आप उस्मान की मिसाल ले लें, उस्मान जिस तुर्बत से था, उसी तुर्बत के अंदर पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सीएसएस में तुर्बत का ही एक लड़का था। उसने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3rd पोज़ीशन ली थी या 4th पोज़ीशन ली थी, और उसी लड़के को हमने जो है इतना सराहा और सारा कुछ किया। और इस तरीके से पीसीएस में भी तुर्बत में बहुत से लोगों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया। और आपको मैं अगर एक मज़े की बात बताऊँ कि जब से ये मकरान के अंदर तुर्बत, पंजगूर, ये सारे एरिया में जब से ये इंसर्जेंसी शुरू हुई है, उस इंसर्जेंसी सोरिश के बाद वहाँ पे जो एजुकेशन का रेट है वो बढ़ा है। और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में, जो आपकी तुर्बत की यूनिवर्सिटी है, जो आपकी गवादर की यूनिवर्सिटी है, जो आपकी पंजगूर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे यही उस्ताद जो हैं, वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को इसी मेनस्ट्रीम का एक हिस्सा बना रहे हैं। तो आज की जो वीडियो में मेन हम बात करेंगे, वो यही हम बात करेंगे कि आप ये जो
हम लेके ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं ना, कि जी एक पीएचडी होल्डर था, एक सरकारी नौकर था, एक बलोच था, वो उस्ताद नहीं था, उस्ताद के रूप में ये था। तो ये इस ऑब्जेक्टिफिकेशन से हमें कभी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे हमेशा जो है वो नुकसान होता है, तफर्रुकात बढ़ते हैं, डिवीज़न बढ़ते हैं, रिज़ेंटमेंट बढ़ते हैं, नफ़रतें बढ़ती हैं, लोग ज़्यादा जो है वो शक की निगाह से एक-दूसरे को देखना शुरू करते हैं। मैं आपको इधर एक एक मिसाल देता हूँ कि ये एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है कि कोई तालीम याफ़्ता लोग जो है वो इस तरह की किसी तंज़ीम का हिस्सा बन रहे हैं या उनके सहूलतकार बन रहे हैं। आप अगर मतलब दुनिया की जो प्रेज़ेंट तारीख़ है उसमें एक जो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या जो कि अमेरिका में पेश आया 9/11 का जो वाक़या था, उस वाक़ये के अंदर जितने भी लोग थे, वो सारे पढ़े-लिखे लोग थे क्योंकि एक पायलट जब आप बनते हो, पायलट बगैर अनपढ़ नहीं बन सकता। वो पढ़े-लिखे लोग बनते हैं, इंजीनियर्स थे, बाकी वो थे। अल-कायदा के अंदर और भी इस तरीके के बड़े लोग थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए थे, केमिस्ट्री के पीएचडीज़ थे, बाकी चीज़ों की पीएचडीज़ थे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि वो उन्होंने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये फलाना इतना तालीम याफ्ता क्यों इस तरह कर रहा है, फलाना उस तरीके से क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि एक जो ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी होती है, कोई इंसान भी कोई भी तंज़ीम या ग्रुप वो अपनी तालीमी सलाहियत की वजह से जाके जॉइन नहीं करता है। जब उसके जो ज़हनी सोच है, वो अगर उस ग्रुप के साथ मैच कर जाए तो वो जाके उस ग्रुप को जॉइन कर लेता है। तो ये जो है ये तालीम की बात नहीं है, ये परसेप्शन की बात है, ये ज़हनी सोच की बात है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। और मैं खुद सुन रहा था एक वीडियो में देख रहा था हमारे एक जो हुक्मरान हैं, वो खुद यही बात कर रहे थे, कहते कि जी आप एक दो 2000 लोग जो हैं, उनको आप जो है मतलब कह रहे हो कि वो बैठ के बलूचिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। बलूचिस्तान की आबादी जो है वो करोड़ों में है, तो वो 2000 लोग कैसे कर सकते हैं? तो मैं भी यही कहता हूँ कि ये 2-4 तुलबा या 2-3 इस तरह के अगर लोग उस आ जाते हैं सामने तो वो पूरे बलूचिस्तान के तालीम के या असातिज़ा के या उस्ताद के मुस्तकबिल का फैसला कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम अभी यही कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से हम ज़्यादा जो है लोगों के सामने ये नहीं सोच ला रहे कि जी एक बंदा जिसकी सोच इंतशार पसंद थी, जिसकी सोच जो है वो नुकसान पहुँचाने वाली थी, ऐसे सोच के लोगों के खिलाफ हमने एक जंग करनी है। हम बैठ के मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे खुद मैसेज किया है, कितने लोग उन्होंने मुझसे यही बात की है वो कि जी वो तो एक पीएचडी था, वो तो एक सरकारी नौकर था, वो भई आप अगर देखोगे मैं आपको ऐसी हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। तो फिर हम जो है एक बात हमें समझनी चाहिए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं जब उसामा बिन लादेन जिस दौर में पकड़ा गया, तो मैं उस दौर में इंग्लैंड से अपनी पीएचडी कर रहा था और उसी दौरान जिस दिन वो पकड़ा गया, ऐलान हो गया कि वो जिसे कहते हैं उसामा बिन लादेन पकड़ा गया है, मारा गया है। उसके अगले दिन मेरे एक दोस्त ने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी की एग्ज़िबिशन की थी लंदन में। तो मैं उसके एग्ज़िबिशन पे वहाँ पे गया। मैं उधर एग्ज़िबिशन पे था, मैं उधर उसकी भी तस्वीरें लगी थी और भी लोगों की लगी हुई थी। तो मैं वो देख रहा था, तो वो 4 लोग जो हैं वो मेरी तरफ आए और उन्होंने ऐसे शायद शक्ल से मुझे थोड़ा ये जज कर लिया कि ये एक मुसलमान है। तो वो उन्होंने मुझे आके बड़े तंज़िया अंदाज़ में कहा, उन्होंने कहा, "अच्छा जी, इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप इस तरीके की जो है फ़ोटोग्राफ़ी एग्ज़िबिशन पे आएँ, ऐसी तस्वीरें वग़ैरह देखें?" तो उन्होंने जब ये बात की, मैं उनकी तरफ देखा और मैंने सिर्फ़ ऐसे स्माइल करके बड़े प्यार से मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि आपको नहीं लगता कि ये बड़ी एक अच्छी एग्ज़िबिशन है, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं? तो मैंने जब ये बात की तो उन्होंने कहा, जी हमें तो लगता है लेकिन आप जो मुसलमान हैं, जो आप लोगों को जो है इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो बैठ के जो है वो इस्लाम को कहना शुरू हो गए, इस्लाम की वज़ह से इतनी दहशतगर्दी हो रही है, इतने ये दहशतगर्द हैं, वो हैं, उसामा ने इतने लोग मार दिए, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। वो ये सारी बातें करना शुरू हो गए। तो मैं उनकी बातें सुनता रहा, मैं बड़े आराम से सुनता रहा। क्योंकि मुझे पता था कि अभी इस टाइम पे जो है ना मैं अपने पूरे कम्युनिटी को जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब अपनी बात खत्म की तो मैंने उन्हें कहा जी मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का आप मुझे जवाब दे दें, उसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। मैंने कहा 2 भाई जाते हैं, एक शोरूम से वो दोनों जो है टोयोटा कंपनी की गाड़ी लेते हैं। दोनों सेम ही गाड़ी लेते हैं। मैंने कहा एक भाई उसी गाड़ी को इस्तेमाल करता है टैक्सी सर्विस के लिए अपने रोज़मर्रा के जो इनकम है घर वालों की कमाई के लिए बाकी उसके लिए। और दूसरा भाई जो है वो अपनी गाड़ी जो लेता है वो अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करता है चोरी के लिए, डकैती के लिए। तो उसके बाद आप मुझे ये बताएँ कि इल्ज़ाम आप अब भाई पे लगाएँगे या आप टोयोटा कंपनी पे लगाएँगे? तो मैंने जैसे ही ये बात की तो वो उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा और कहा कि जी, आपने तो हमें बड़ी अच्छी मिसाल दी और वो अपनी बात समझ गए। तो मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ कि जो इंसान अगर एक प्रोफ़ेशन को, एक तालिब-इल्म जो है वो अपनी तालीम को, वो अगर गलत तरीके से यूज़ करेगा, तो आप कभी भी इल्ज़ाम असातिज़ा के ऊपर, आप कभी भी इल्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, आप कभी भी इल्ज़ाम जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं लगाएँगे, बल्कि आप इल्ज़ाम सिर्फ़ उसी आदमी पे लगाएँगे, उसकी सोच पे लगाएँगे। इस चीज़ को आप समझें।
और एक बात आप समझें कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह हो रहा है। जब 9/11 का वाक़या हुआ, 9/11 के वाक़ये के बाद पूरी दुनिया के जितने मुसलमान थे, उन सारे मुसलमानों को जो है इसी तरह टारगेट किया गया, उन सबको शक शक की निगाह से देखा गया, उन सबके ऊपर बुरी-भली बातें की गई, इस्लाम पे की गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने हम एक दहशतगर्दी के कितने बड़े एक जंग में, एक कितने बड़े उसमें हम पड़ गए और अभी तक वो चल रही है। पाकिस्तान में तो वो अभी तक भी चल रही है। अमेरिका या यूरोप में शायद वो खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक वो चीज़ चल रही है और ये सारा सिर्फ़ इसी वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने जो सोच थी, उस सोच के खिलाफ वो नहीं लड़े, बल्कि उस सोच को फ़ॉलो करने वाले जो लोगों की जो उनका मज़हब था या जो उनका प्रोफ़ेशन था, वो उन चीज़ों के ऊपर पीछे पड़ गए। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, यूके में जब ये आयरिश मूवमेंट जो उनका चल रहा था, तो उसके बाद वहाँ पे जितने भी आयरिश जो लोग काम करते थे, उन सबको बड़ी शक की निगाह से देखा जाता था। बल्कि बड़े लोगों ने अपनी नौकरियाँ उस दौर में गँवा दी, बड़े लोगों की जानें भी गई और इस तरह की वो चीज़ें हुईं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उससे कोई वो मसला हल नहीं हुआ, बल्कि मसला और ज़्यादा खराब हो गया। तो ये जो साइकिल है ना कलेक्टिव ब्लेम का, ये नया नहीं है और इसने हमेशा जो है ज़्यादा तक़सीम किया है, ज़्यादा डिवीज़न लाई है लोगों के बीच में। कभी भी उसने जो है कहते हैं कि कोई अच्छाई नहीं लेके आई। तो इसी तरीके से हमें एक बात समझनी चाहिए, हम उस सोच के ऊपर देखें कि ये सोच क्यों लोगों में बर्पा हो रही है जिसकी वज़ह से वो रियासत के खिलाफ जा रहे हैं। वो अपने घर वालों के खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि उनको ये बात नहीं समझ लगती कि वो जो कुछ करते हैं, उनके करने के बाद वो तो वो कर गुज़रते हैं, फिर बाकी जो तकलीफ होती है वो उनके घर वालों को फ़ेस करना पड़ता है। इस चीज़ के ऊपर वो कभी वो सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़हन-साज़ी इस तरह हुई होती है। तो यहाँ पे हमें एक एक बात समझनी चाहिए कि जो बलोच का इश्यू है, वो बलोच का इश्यू ना कोई एथनिक प्रॉब्लम है, ना उसका किसी प्रोफ़ेशन से कोई काम है, ना उसका कोई एहसास महरूमी से काम है, ना उसका किसी सियासी उससे काम है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है। मैंने ये बात आज से 6 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था फ्राइडे टाइम्स में और मैंने उसमें ये बात खुल के की थी। मैंने कहा था जी ये एक सोशल प्रॉब्लम है और सोशल प्रॉब्लम के जो है, उनके सोशल इश्यूज़ होने चाहिए। और अभी हमारे वज़ीर आला साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी इसी बात की तायद की है। बेशक उन्हें 6 साल लगे, लेकिन 6 साल के बाद उन्होंने तायद की। उन्होंने कहा जी ये महरूमी का मसला नहीं है। ये कोई इकोनॉमिक इश्यू नहीं है। उन्होंने ये बात की लेकिन वो उससे आगे इस बात को नहीं लेके गए कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है, हमें इसे एज़ अ सोशल प्रॉब्लम जो है वो ट्रीट करना चाहिए। और सोशल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए जो सोशल सॉल्यूशन है, वो क्या हो सकते हैं? वो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। ग्राउंडेड रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा परसेप्शन की बात है, सोच की बात है, ज़हन-साज़ी की बात है। वो ज़हन-साज़ी कैसे हो रही है, वो सोच कैसे बन रही है, वो जब तक हम रिसर्च करके नहीं पता करेंगे, इस तरीके से तो 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं और वो कहें जी हमारे ख्याल से ये इस तरीके से हो रहा है और इसे ऐसे हमें टैकल करना है। वो मेरे ख्याल से हम पिछले 20 साल से बलूचिस्तान में करते आ रहे हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पहले हमने कहा जी ये पॉलिटिकल मसला है फिर हमने कहा जी ये इकोनॉमिक मसला है, फिर हमने कहा जी ये डेवलपमेंट का मसला है, वो सब हमने करके देख लिए। लेकिन आज तक भी खातिर ख़ां उस हवाले से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा चीज़ जो है वो हमें डायलॉग करनी चाहिए। जब मैं डायलॉग की बात करता हूँ, मेरा डायलॉग से मुराद होता है जो बलूचिस्तान की अवाम है, जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, उनके साथ हमें खुल के डायलॉग करना चाहिए। उनको हमें बोलने का मौका देना चाहिए। हमें उनको सुनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें ये करना चाहिए, हम जो ये सेमिनार कराते हैं ना, जिसमें मेरे जैसे और बाकी लोगों को हम ला के बिठाते हैं और वो बोलते हैं और नौजवान उनको सुन रहे होते हैं। उसके बजाय हम क्या करें, हम इन्हीं नौजवानों को बिठाएँ ऊपर और हम जैसे लोग जो हैं, वो नीचे बैठें। हम इनकी बातें सुनें, हम सुनें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम उनको समझने की कोशिश करें। तभी हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम जो हमने करना है, कि हमने उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बनानी है। हमने उनको समझना है। हमने जो रूट कॉज़ेज़ हैं, उनको हमने समझना है। ना कि हम ये करें कि हम बैठ के हर जगह बस यही हो रहा है, जी वो एक पीएचडी था, वो एक सरकारी नौकर था, उसके सारे घरवालों के पास नौकरियाँ थी, भाई वहाँ रेकोटिक में था, ये था, वो था। ये आप ऑब्जेक्टिफाई प्लीज़ ना करें। आप जो एक परसेप्शन बनी है, एक सोच बनी है, उस सोच के बारे में बात करें। ये सोच क्यों बनी है? इस सोच को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो बात वही है कि हम ये जो लेबलिंग करते हैं, स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, ये जो हम ब्लेम करते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म क्योर है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमें उस टाइम पे बड़े ईज़ी लगते हैं और हम समझते हैं कि जी ये सबसे ईज़ीएस्ट वे आउट है। उस टाइम पे तो हम वो वे आउट ले लेते हैं, लेकिन उसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हमारे सामने आते हैं ना, वो कॉन्सिक्वेंसेज़ फिर बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो सुफियान की शक्ल में या उस्मान की शक्ल में ये आ रहे हैं ना, ये हमेशा जो हमने एक शॉर्टकट लेने की कोशिश की है, हमने जो कॉस्मेटिक मेजर्स अप्लाई करने की कोशिश की है, हमने कभी ऐसे लोगों की सोच को डिस्कस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, उसकी वजह से ये मसला हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 60 की दिहाई में जो है यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियल किलर्स के केसेज़ आए
और वो अगर यूएस वाले पाकिस्तान के वो उस पे चलते हैं ना, जो हमारी सोच है उसके ऊपर चलते हैं कि भई इसको भी मार दो, बस मार दो, मार दो, मार दो। उन्होंने उन सीरियल किलर्स को मारा नहीं, उन्होंने उनको फांसी नहीं दी, बल्कि उन्होंने उन्हीं सीरियल किलर्स को कई सालों तक अपने पास रखा, उन सीरियल किलर्स को स्टडी किया, उनके ऊपर रिसर्च की, फिर उनको जाके पता लगा कि जी एक सीरियल किलर की सोच कैसे बनती है, उसकी ये सोच कैसे रहती है, क्या होता है। फिर उनको वो अर्ली वार्निंग्स पता लगे, वो सारी प्रोफाइल उन्होंने बनाई और उसके बाद 70 से 80 की दिहाई में जाके यही जो सीरियल किलर्स थे यूएस के अंदर वो बहुत कम हो गए। वो कम इस वजह से हुए क्योंकि उनको जब स्कूल में अर्ली साइंस नज़र वार्निंग साइंस नज़र आते थे, वो वहीं से उसकी ज़हनसाज़ी पे काम करते थे। आगे अगर उनको वो नज़र आते थे, वो उसके ऊपर काम करते थे। उनको पहले वो पकड़ लेते थे, उनको वो समझा देते थे। उन्होंने ये नहीं किया कि जी बस मार दो और उनको लेबल करना शुरू कर दो कि जी ये एक फलाना था, ये सरकारी बंदा था, ये इतना तालीमी याफ़्ता था, ये क्यों सीरियल किलर बना? क्योंकि इसका इस चीज़ से कोई काम ही नहीं होता तालीम से, इसका आपकी सोच से काम होता है। तो हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि आप खुद देखें एक डॉक्टर जो है, वो जब कुछ कुछ गलत करता है, तो हम ये तो नहीं कहते कि जी बस आप हॉस्पिटल्स को लेके बंद करते हैं या हॉस्पिटल्स को ब्लेम करना शुरू करते हैं। एक पुलिस वाला वो अभी अभी पिछले दिनों की बात है कि वो पता लगा कि जी एक वो पुलिस वाला था, जो चोरी में और इन चीज़ों में मुलविस था। लेकिन उसके बाद मैंने कोई इस तरह की डिबेट तो नहीं देखी कि पुलिस वालों को कहें कि जी आप ये पुलिस स्टेशंस बंद कर दो, ये चीज़ें बंद कर दो, पुलिस वालों को काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर एक वकील है, वो वकील भी अगर इस तरह का कुछ करता है, वो फिर कभी भी पूरी कम्युनिटी को प्रोसिक्यूट नहीं करते। तो फिर क्यों हम रश करते हैं? व्हाई डू वी रश? टीचरों को एकदम ब्लेम करना शुरू करते हैं और बलोच आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दें, बलोच एजुकेशन पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दें, बलोच स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दें। मतलब हम ये बात भूल जाते हैं कि एक बड़ी मेजॉरिटी हमारे टीचर्स की है, एक बड़ी मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स की है, जो इसी मेन स्ट्रीम में आने की रोज़ाना कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वही स्टूडेंट और वही टीचर मेरी शक्ल में, हम कितना अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड एक वो होता है कि जी, एक वो जो जजमेंटल लेंस है वो लोगों ने पहन लिया है, हर कोई हमें उस तरीके से देख रहा है। मैं क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले अभी तक भी एक्स के ऊपर मुझे बड़े ऐसे पोस्ट नज़र आए। एक उस्ताद पीढ़िए के रूप में, एक उस्ताद ये, अरे भाई उस्ताद को आप छोड़ दो, आप उस्ताद की बात नहीं करो। ये चीज़ें आप करोगे, आप बाकी उस्तादों के लिए भी अनकंफर्टेबल कर दोगे चीज़ें। आप अभी भी अगर बीएलए में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर जाके देखोगे, आपको वहाँ पे डॉक्टर भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे इंजीनियर भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे हो सकता है बाकी प्रोफ़ेशन के लोग भी मिलेंगे, आपको आर्मी के भी लोग उसमें मिलेंगे, ये सब वहाँ पे है, लेकिन वो कभी भी डिस्कस नहीं हुआ है। बस ये तालीम के पीछे और उस्तादों के पीछे जो है, हम एज़ अ सोसाइटी जो पड़ गए हैं कि हमने इस चीज़ को अभी फाइट करना है। हमने इस चीज़ को नहीं होने देना, क्योंकि ये बातें होती हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ मशाल खान के केस की। मशाल खान का जब वाक़या हुआ, मशाल खान पे जितने लोगों ने हमला किया, वो सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। जितने लोगों ने उसको इतनी बेदर्दी से मारा, वहाँ पे वो टीचर भी उनके साथ शामिल थे, वो स्टूडेंट भी उनके साथ शामिल थे। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं हुआ उस दौर में कि वो स्टूडेंट्स को ब्लेम करें या टीचर्स को ब्लेम करें। उन्होंने कहा जी एक जत्था, एक इंतहा पसंद जनता ने आके ये काम किया, वो किया। वहाँ पे हमने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। वो एक बड़ा एक्सट्रीम केस था हमारे सामने, जो कि एक यूनिवर्सिटी में हुआ। वहाँ कभी यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट कोई बात नहीं हुई, कभी इस तरह की कुछ वो नहीं हुआ। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि जी बलूचों के एजुकेशन में वो नहीं करें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी उनका अड्डा है, वहाँ से ये लोग निकल के चले जाते हैं। इनकी एंट्री कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बंद कर दें, इनको हम स्कॉलरशिप क्यों देते हैं, हम इनको वो क्यों करते हैं। ये इस तरह की बातें हो रही हैं, ये बड़े अफ़सोसनाक है और इस चीज़ को मैंने और आपने एज़ अ सोसाइटी हमने फाइट करना है। हमने ये एनवायरनमेंट को उन लोगों के लिए कंफर्टेबल बनाना है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक मेनस्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए हमने जो है काम करना है। अब यहाँ पे अक्सर लोग ये जो मैं आपके सामने 2 एक सवालात रख रहा हूँ, क्योंकि ये अक्सर मैंने आर्गुमेंट में ये बातें सुनी हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं जी हाँ, हम तो टीचरों को इस वज़ह से ज़्यादा ब्लेम दे रहे हैं क्योंकि टीचर के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर जो है वो मेहमार होता है कौम का, तो टीचर जब इस तरह की काम करेगा तो उसकी जो हमें गद्दारी है या उसके जो बिट्रेयल है वो हमें ज़्यादा बड़ी लगती है। तो मैं उन्हीं लोगों को ये कहता हूँ जी आप इसी चीज़ को इस तरह क्यों नहीं देखते कि टीचर के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, टीचर ने इस कौम को सँवारना है, तो उसी टीचर में जो एक मेजॉरिटी है जो कि इतने सालों से अपनी अनथक मेहनत से इतने सक्सेसफुल लोग बना रही हैं, उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा ला रहे हैं। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? आप उनकी क्यों नहीं मदद करते? आप उनके बारे में अच्छा-बुरा बोलें, आप उनके लिए एनवायरनमेंट को ज़्यादा कंड्यूसिव बनाएँ। आप क्यों 1 या 2 उस्ताद या 1 या 2 तालिब-इल्म के होते हुए आप पूरे बलूचों की जो एक तालीम के मुस्तकबिल है, आप उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा दें? ये तो आपको नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये जो सब कुछ हो रहा है, ये तो ये भी प्रूव करता है कि जो बलूच नेशनलिज़्म है वो बड़ा खतरनाक है। आप देखें वो नेशनलिज़्म ऐसा है कि उसको ना जो है तालीम की फ़िक्र है, ना उसको अपने घर वालों की फ़िक्र है, वो इस तरह वो करते हैं। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ नहीं, आप इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जी ये जो एक बलोच है जो कि इस दायरे तक पहुँचा है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं?
आप ये भी देख सकते हैं कि जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, उनके माइंड में जो अनरिज़ॉल्व्ड क्वेश्चन्स हैं, उनके माइंड में जो अनअटेनेबल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसने एक इंडिविजुअल को उस तरफ लेके गया है। इसका बलोच आइडेंटिटी या बलोच नेशनलिज़्म के साथ कोई काम नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये एक सोच है और ये सोच जो है, इसको हमने लड़ना है। इस सोच को कैसे हमने चेंज करना है, हमारी डिबेट इस बारे में होनी चाहिए। ना कि ये जो इस तरीके के हम खतरनाक सवालात सामने रख के लोगों के फिर उनके ज़हनों में हम डाउट डालते हैं। आपको पता है डाउट एक बहुत खतरनाक चीज़ है। डाउट आपको मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। आप अगर नमाज़ में भी खड़े हैं ना, आपको अगर डाउट हो कि मेरा पता नहीं वज़ू है या नहीं है, आपकी उसी वक़्त नमाज़ टूट जाती है क्योंकि डाउट इतनी बुरी चीज़ है। और तो ये इस डाउट को हमने नहीं आने देना है अपने बयानिया के अंदर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लें कि जो सॉल्यूशन है इट इज़ नॉट अबाउट द कलेक्टिव पनिशमेंट ये और नॉर इट इज़ अबाउट द कलेक्टिव ब्लेम। हमने जो काम करना है, हमने कलेक्टिव रिफॉर्म कैसे करनी है, हमने उसके बारे में सोचना है। ये चीज़ हमने किस तरीके से करनी है, हमने उसके बारे में डिबेट करना है। तो हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी और वो ये है कि जो बलूचिस्तान में का फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर और जो एजुकेशन का फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है उस्तादों के ऊपर। और अगर इन्हीं उस्तादों को हम ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, उनको स्टीरियोटाइप करेंगे, उनके ऊपर हम उनके प्रोफ़ेशन पे एक हम इल्ज़ाम लगाएँगे और उसको हम जब करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हम खुद जिस टहनी पे बैठे हैं, जिस शाख पे हम बैठे हुए हैं, उसको हम खुद काट रहे हैं। अगर हम ये काम करेंगे, तो फिर बलूचिस्तान में जो एजुकेशन का फ्यूचर है, वो बहुत ही ब्लीक मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। ये तो आप समझ लें, मैं तो ये समझता हूँ कि हम डायरेक्ट अपने जो हमारे दुश्मन हैं, फितनतुल हिंदुस्तान जो है या हिंदुस्तान, इंडिया वाले जो हैं, हम उनके हाथ में हम खेल रहे हैं। वो चाहते ही यही चीज़ है। वो यही चाहते हैं कि जी, हमारे जैसे लोगों के लिए सारी अपॉर्च्युनिटीज़ बंद हो जाएँ और कल को हमें जब और कुछ नहीं मिले, तो फिर हम कहें कि हाँ, यही लोग सही थे, यही लोग हक की बात कर रहे थे और उनकी तरफ जो है, हमारे नौजवानों की, हमारे लोगों की सोच उनकी तरफ राग़िब हो जाए। तो हमने ये काम नहीं करने देना। हमने बिल्कुल वो नहीं करना। हमने जो करना है, हमने जो भी हमारी सस्पिशन है, जो भी हमारी एंगर है, उसको हमने एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। गुस्सा सबको है, सबको मलाल है, सबको गम भी है। लेकिन ये जो हमारी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, इसको हमने चैनलाइज़ करना है इसी चीज़ पे कि हम ये जो मसला है, इसके रूट कॉज़ तक हम कैसे पहुँचेंगे, इसको किस तरीके से हम एज़ अ सोसाइटी हम कैसे मैच्योर होंगे, एज़ अ सोसाइटी हम कैसे जो अनरिज़ॉल्व्ड क्वेश्चन है, उनके आंसर्स को हम कैसे सीक करेंगे। एज़ अ सोसाइटी हम बाकी जो इस तरीके के बलोच नौजवान हैं या असातिज़ा हैं, जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनके लिए हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट हम कैसे बनाएँगे। तो इस चीज़ के ऊपर हमने जिसे कहते हैं कि ज़्यादा काम करना है। ये हमारी अपनी जिसे कहते हैं कि चॉइस है और हम जो भी करेंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ को भी फिर हमें ही फेस करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमें अपनी चॉइस को बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम जो जंग लड़नी है, वो हमने एक सोच के खिलाफ लड़नी है। वो किसी भी प्रोफ़ेशन के खिलाफ नहीं है, किसी भी एथनिसिटी के खिलाफ नहीं है। तो आखिर में मैं फिर यही बात करूँगा, Baloch problem is a social problem and it needs social solution. And to get those social solutions, we as a society have to act in a more mature way. Thank you.